हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके बेहतरीन चैनल जिसका नाम है मैथ साइंस क्लासेस। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिकल काइनेमेटिक्स। केमिकल काइनेमेटिक्स एक बहुत बेहतरीन चैनल है। आपके अगर ट्वेल्थ की बात करें तो उसमें अच्छा खासा वेटेज रखता है। आपके ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा वेटेज केमिकल काइनेमेटिक्स का होता है। साथ ही में अगर नीट की बात करें तो क्योंकि अब फिजिकल केमिस्ट्री में से चैप्टर कट चुके हैं तो उसकी वजह से केमिकल काइनेमेटिक्स का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज बढ़ चुका है। क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री भी चैप्टर अब कट चुका है तो सारे का सारा वेटेज अब मैं ये कहूँगा कि केमिकल काइनेमेटिक्स में बढ़ चुका है। क्योंकि उसके दो रीजंस है। पहला तो केमिकल काइनेमेटिक्स में तो उतने सवाल नहीं आते थे नीट में जितने आने चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब केमिकल काइनेमेटिक्स में से ज़्यादा सवाल आएंगे। साथ ही में अगर बोर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, हल्का चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर कवर कर लेते हो तो आपका बोर्ड का भी अच्छा खासा कवर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और पूरी तरीके से समझना चाहिए। और इस चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ना चाहिए जो बचे, और इस चैप्टर को पूरी तरीके से करके अपने बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करिए, अपने नीट के पेपर में अच्छा स्कोर करिए और अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा ट्रेडमार्क एक तरीके से इस्टेब्लिश कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर की। चलिए, तो शुरू में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के मेरे पास टोटल नोट्स हैं। पूरे के पूरे टोटल नोट्स मैंने पूरी तरीके से बनाए हुए हैं। ये नोट्स भी आपको हैंड रिटन नोट्स ही आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वहाँ पे आपको टोटल मेरे नोट्स जो बने हुए हैं, पूरी तरीके से मेरे नोट्स बने हुए हैं, वो आपको सारे मिलेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर्स के मिलेंगे। हालांकि इसमें मैं ये भी कहूँगा कि इस नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर के नीट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही में जितने भी वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं जो नीट में आते हैं वो भी आपको साथ ही में इन नोट्स में मिलेंगे विद सॉल्यूशन। तो आपको अगर नोट्स चाहिए मेरे केमिकल काइनेमेटिक्स के तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए और ये नोट्स पाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डील करते हैं व्हाट इज़ अबाउट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एंड हम ये डील करते हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या रेट होगा, कितनी तेज होगी, कितनी धीमी होगी, किस रफ्तार से केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरी बात हम ये डील करते हैं केमिकल काइनेमेटिक्स में कि क्या क्या वो फैक्टर होंगे जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है उससे एकदम से उसकी रिएक्शन का रेट बढ़ जा रहा है तो क्या वे फैक्टर हुए जिसकी वजह से वो रेट का रिएक्शन बढ़ गया, या फिर किन रिएक्शन का जो रेट है वो घट रहा है, किन फैक्टर्स की वजह से घट रहा है, क्या वे फैक्टर हैं जो कि उनकी रेट को अल्टर कर रहे हैं, वेदर इट इज़ डिक्रीज्ड द रेट ऑफ रिएक्शन और वेदर इट इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सभी फैक्टर्स, सभी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं केमिकल काइनेमेटिक्स। तो केमिकल काइनेमेटिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इनमें डील करता है। केमिकल काइनेमेटिक्स बेसिकली बताता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा और क्या क्या वे फैक्टर होंगे जो कि किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें केमिकल काइनेमेटिक्स की बेसिस पे हमने रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मेजरली। शुरुआत करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन जो होती हैं वो टेक प्लेस होती है नियरली 10⁻16 से 10⁻14 सेकंड के बीच में। ठीक है, और इसका अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सबकी सब वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। बाद में अगर मैं बात करूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी जो होती हैं वो सारी की सारी वेरी फास्ट रिएक्शन ही होती है मेजरली। अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करूँ तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में ही लाई करती हैं। वहीं पे अगर सिंपल एक एग्जांपल की बात करूँ तो NaOH HCl के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो NaCl प्लस H2O बन रहा है, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। अब अगर बात करते हैं हम दूसरे पार्ट में मॉडरेट रिएक्शन, यही सब हम टोटल मॉडरेट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि यही मेन है इस चैप्टर में। मॉडरेट रिएक्शन का ही हम रेट निकालते हैं क्योंकि किसी भी वेरी फास्ट रिएक्शन का हम रेट नहीं निकाल सकते। आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कोई रिएक्शन हो जाए और उसका आप कहें कि भाई इसका रेट निकालो, नहीं निकाल सकता मैं एकदम से। तो हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में इसको हम प्रैक्टिकल वे में नहीं पढ़ सकते भाई। 10⁻16 से 10⁻14 सेकंड की बात हो रही है, मतलब एक सेकंड भी नहीं हुआ यहाँ पे। अगर हम विद इन अ सेकंड की बात करें या फिर हम बात करें कि एक प्रैक्टिकल वे में हम पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकल वे में जो हम पढ़ते हैं वो है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन कुछ मिनट, कुछ सेकंड या फिर कुछ घंटे लेती हैं अपना आप को होने में। यहाँ पे फ्यू मिनट भी आ सकता था क्योंकि कुछ मिनट भी ले सकती है भाई। 55 सेकंड, कुछ मिनट 50 सेकंड,
ठीक है, 50 मिनट भी ले सकती हैं, कुछ घंटे भी ले सकती हैं। ये जितनी भी रिएक्शन विद इन दैट टाइम होती है, ये सब मॉडरेट रिएक्शन में आती हैं। ज़्यादातर मोलिकुलर रिएक्शंस ही होती हैं जो कि मॉडरेट रिएक्शन के रेंज में लाई करती हैं। और उसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हैवर्स प्रोसेस की सिंपल एग्जांपल है N2+3H2 गिव्स अ 2NH3। ठीक है, सबके सब गैस हैं। ये मैंने लिखा नहीं है, सबके सब गैस होते हैं, आपको पता होगा। हैवर्स प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, अगर आप 12th में हो तो आपने 10th में ही पढ़ी होगी, शायद 9th में भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी बेसिकली, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक रिएक्शन है। वहीं पे अगर तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आपका आता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन की बात करते हैं तो वेरी स्लो रिएक्शन में बहुत टाइम ये रिएक्शन लेती है अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करने में। हम कह सकते हैं काफ़ी समय लेती है। जैसे कि अगर डायमंड कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट में, तो डायमंड अगर कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट में तो उसमें जो टाइम लगता है वो नियरली 700 ईयर्स या उससे ज़्यादा लगता है। अगर आपको डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना है तो करीब करीब आपकी 7 पुश्तें गुजर जाएंगी। ध्यान रखना इस बात को। तो डायमंड अगर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो करीब करीब 700 या 700 से ज़्यादा मे बी 1000 साल भी ले सकता है, 1000 साल से भी ज़्यादा ले सकता है। ये डायमंड इतना टाइम करीब करीब लेता है ग्रेफाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने इस समय यहाँ पे केमिकल काइनेमेटिक्स का पहले हमने बेसिक पढ़ लिया कि भाई केमिकल काइनेमेटिक्स क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो भाई लिख लीजिए। साथ साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केमिकल काइनेमेटिक्स का जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, जो 12th वाले हैं भाई, केमिकल काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन भी अगर लिखनी होगी तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, वहीं पर अब हमने रिएक्शंस को केमिकल काइनेमेटिक्स के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया है। साथ साथ में पूरी तरीके से बता भी दिया है कि भाई क्या क्या होते हैं, क्या होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, क्या होती है मॉडरेट रिएक्शन, क्या होती है वेरी स्लो रिएक्शन। ये सब मैंने आपको पूरी तरीके से कवर करके बता दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बात जो मेन अब करने वाला हूँ वो है रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि यही पूरे चैप्टर का जो मेन आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रेट ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन? ठीक है, वही आपको जो मेन पढ़ना है वो है रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो आपको मेन इस चैप्टर में कवर करना है, सारे का सारा चैप्टर पूरी तरीके से मेनली इस पर कवर है, वो है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन मेनली बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हैं, तो इट में भी डिफाइन एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन को आप कह सकते हैं दैट इट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर आप सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकें तो आप कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन होता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन का पर यूनिट टाइम में जितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है वो हम रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की, बात करूं प्रोडक्ट की, तो वो अब मैं आपको बता देने वाला हूँ। क्योंकि अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो उसमें रिएक्टेंट तो डिक्रीज होता है भाई, कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। तो अगर रिएक्टेंट आपका डिक्रीज होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है मतलब कि घट रहा है तो कौन सा साइन आ रहा है? बेसिकली घटने पर जो हम साइन अप्लाई करते हैं वो है नेगेटिव। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट, या फिर रेट ऑफ रिएक्टेंट नहीं लिखता हूँ, बेसिकली हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसेपरेंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से लिख देता हूँ रेट ऑफ डिसेपरेंट ऑफ रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं कि क्या नाम है, डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। यहाँ से बेसिकली आप डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट तो भाई धीरे धीरे घट ही रहा है, ये गायब हो रहा है। ठीक है, डिसेपरेंस भी कह सकते हैं, बेसिकली सिंपल भाषा में आप डिक्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में इंक्रीज हो जाएगा, इसमें डिक्रीज होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट, जो रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये जो होता है ये होता है माइनस डेल्टा रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब कि इससे हम इस टर्म से हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं दैट रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, कितने समय में कितना रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ, ये बेसिकली ये बता रहा है रेट ऑफ डिसेपरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे अब हम अपीयरेंस कह सकते हैं, वहाँ पे हमने डिसअपीयरेंस कह दिया था। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज भी लिख सकते हैं आप, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है,
ठीक है, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ या कितना बना। एप्रियंस बेसिक लॉजिकल लैंग्वेज लग रही है आपको, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज तो नहीं होता शुरू में, तो बनेगा ही भाई, है नहीं। तो आप एप्रियंस लिख सकते हैं, रेट ऑफ एप्रियंस ऑफ प्रोडक्ट। इससे हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आर इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। पी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है और यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने आर लिखा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये आप बेसिकली समझ सकते हैं कि भाई किसी भी रिएक्शन का हमें रेट निकालना है, तो अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे तो हम कहेंगे दैट इट इज़ अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, और अगर हमें प्रोडक्ट के टर्म में निकालना है तो हम कहेंगे दैट इट इज़ अ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये नोट करना है तो कर लो भाई किसी को भी, ठीक है। ठीक है, अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई कि देखिए बेसिकली मैं आपको ऐसे ही बता देना चाहता हूँ कि हम रेट को पढ़ते हैं तो भाई हम कह सकते हैं कि रेट जो होता है एवरेज रेट भी होगा, इंस्टेंट रेट भी होगा। ठीक है, एवरेज रेट को हम भाई डेल्टा के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और वहीं पे इंस्टेंट रेट जो होता है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में होता है और उससे हम डिफरेंशिएशन डी के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सब तो पढ़ा होगा फिजिक्स में कि अगर आपको लिखना है आर एवरेज, अगर आपको आर एवरेज लिखना है, अगर आपको लिखना है आर एवरेज, ठीक है, आर एवरेज, तो आप कह सकते हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस भाई मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ कि ये कंसंट्रेशन ही कर देता हूँ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, प्लस माइनस मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, अगर ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट होगा तो माइनस आएगा, ये कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट का होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आर इंस्टेंट की बात करता हूँ, ठीक है, वहीं पे अगर मैं आर इंस्टेंट की बात करता हूँ, अब मैंने बात करी है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी रिएक्शन हुई या उसका रेट क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो रिएक्शन हुई उसका रेट क्या हुआ, तो इसको मैं डिफाइन करूँगा इस तरीके से, प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, कि एवरेज को इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन पूरी तरीके से बताना होता है और इंस्टेंट में आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट का चाहिए होता है, तो आप डिफरेंशिएशन करके निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आप इस तरीके से बस लिख सकते हैं कि भाई ये एवरेज रेट है किसी भी रिएक्शन का और ये किसी भी रिएक्शन का एक इंस्टेंट रेट है। इंस्टेंट रेट की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, लिख लीजिए आप, ऐसी बोल के बता देता हूँ कि भाई इंस्टेंट रेट जो होता है, इंस्टेंट रेट में भी डिफाइन एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो रेट होगा किसी रिएक्शन का उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है द रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज़ कैलकुलेटेड एट दैट इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को अगर हम इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उस रिएक्शन का किसी एक इंस्टेंट में जो रेट होगा उसी हम कहेंगे इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। उसके लिए टाइम हमें गिवन होना चाहिए कि भाई इस टाइम में आपको इस इंस्टेंट में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, रेट निकालना है इस इंस्टेंट में। ठीक है, तभी हम उसे निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात भाई हो जाएगी, अब हो जाएगी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात। ठीक है, अब मैं जनरल आपको इक्वेशन दूंगा और आपको निकालना है कि भाई उस जनरल इक्वेशन का होगा क्या। ठीक है, ठीक है, अब जनरल इक्वेशन का होगा क्या भाई वो आपको निकालना है कि उस जनरल इक्वेशन में आपको दे देता हूँ और आपको बताना है कि भाई इस जनरल इक्वेशन का आप बता दो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कोई भी जनरल इक्वेशन आपके लिए, हैवर्स प्रोसेस लिख दूँ भाई, चलिए हैवर्स प्रोसेस ही कंटिन्यू करते हैं, हैवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो हमें पता है हैवर्स प्रोसेस में क्या होता है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सिंपल हैवर्स प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल हैवर्स प्रोसेस, इसके आपको सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिख रहे होंगे। ठीक है, दिख रहे हैं भाई, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ रिएक्टेंट और अ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अ रिएक्टेंट और अ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, वो सब भी अब हम कैलकुलेट करके बताएंगे और वो सब भी निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और या फिर तो इसके इक्वल हो जाएगा या फिर हो जाएगा 1/3, माइनस का टर्म भी आएगा इसमें, माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, या फिर हो जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा
NH3 बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये तीन के तीन टर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी और प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लिया है दैट बिकॉज दीज टू आर रिएक्टेंट। ठीक है, जहाँ भी रिएक्टेंट होंगे वहाँ पे आपको माइनस लेना है, ये बात ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना कि भाई अगर प्रोडक्ट होगा तो आपको प्लस लेना है, रिएक्टेंट होगा तो माइनस लेना है। और एक बात और ध्यान रखना, अभी मैंने बात करी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की, भाई ये रहे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका 1 है। ठीक है, तो जितने भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन में लिख रहे हैं उन सबको डिवाइड कर दीजिए पूरी तरीके से। यहाँ पे 1 है तो इसे 1 लिख दीजिए डिवाइडेड बाय, इसे 2, यहाँ पे 3 है तो इसे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 है तो इसे 2 लिख दीजिए। ठीक है, इन्हें भूल जाइए एक तरीके से। मतलब मैंने कहा है कि यहाँ पे है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, आप समझिए इस बात को कि यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, पर अगर वहाँ पे हमें रेट निकालना है तो उसी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर उस टर्म में हम निकालना है, मान लीजिए इस रिएक्टेंट के टर्म में हमें निकालना है, यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हमें 1 से डिवाइड करके निकालना होगा कि माइनस 1/1 डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 था तो हमने माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी लिखा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अब क्योंकि प्रोडक्ट है एप्रियंस हो रहा है तो भाई प्लस साइन हमें लेना पड़ेगा, पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है और गिवन है तो हमें 1/2 करना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर है पूरी तरीके से। ये भाई किसी को नोट करना है तो कर लीजिए पूरी तरीके से। एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालते समय उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने N2 के टर्म में निकाला तो भाई 1/1 तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी हो जाएगा। 3H2 के टर्म में निकाला तो भाई 3 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, माइनस 1/3 कर देंगे, डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी कर देंगे। वहीं पर 2NH3 के टर्म में निकालेंगे तो प्लस 1/2 कर देंगे और डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी कर देंगे। ठीक है, तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से जनरली हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सबको समझ में आ गया, पूरी तरीके से क्लियर है भाई, पूरी तरीके से क्लियर है। तो भाई थम्स अप सब पूरी तरीके से कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल दीजिए। और आगे भाई मैं आपको बता देना वाला हूँ, अब आगे ही पढ़ाऊँगा भाई। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चंस भाई मैं पूरे नोट्स में मेरे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और वो क्वेश्चन भी धीरे धीरे मैं लूँगा। ठीक है, पूरी तरीके से भाई। एक तरीके से मान लीजिए आप कि एक बढ़िया फैकल्टी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के भाई पूरे नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए थे पूरी तरीके से पढ़ के। ठीक है, तो आपको ये पूरी तरीके से बढ़िया एजुकेशन मैं प्रोवाइड करूंगा और आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी मैं लूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि भाई A + 2B टेंस टू C + D। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हमने ले ली। ठीक है, जनरल इक्वेशन। और यहाँ पे अगर हमें गिवन है कि भाई डेल्टा A बाई डेल्टा टी माइनस का जो है वो है 5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। भाई ये यूनिट का टर्म है, अभी ये यूनिट भी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा पूरी तरीके से, क्योंकि भाई जनरली क्वेश्चन आपने सुना भी होगा कि फर्स्ट ऑर्डर अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड ऑर्डर है क्या होगी, जीरो ऑर्डर है क्या होगी। भाई सब कुछ मैं आपको बताऊंगा पूरी तरीके से, आपको सब कुछ क्लियर करवाऊंगा और सब कुछ अगले लेक्चर में, आज के नहीं अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। इसकी पूरी सीरीज इस चैप्टर की आएगी धीरे धीरे, करीब करीब 4 से 5 चैप्टर इस चैप्टर में लगेंगे। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर, और आज मैं इसका काफ़ी सारा पार्ट आपको करवा दूंगा ये जनरल इक्वेशन वाले, क्योंकि सिंपल टर्म में भी भाई क्वेश्चन आते हैं, नीट में आए हुए हैं सिंपल टर्म के करीब करीब। सिंपल आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने हैं सिंपल। ये सिंपल टर्म में भाई क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको ये सिंपल टर्म के भी क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि आपके वो 2 या 1 सवाल जो नीट में आए वो पूरी तरीके से हो। आगे जो आएगा वो भी आपको धीरे धीरे सब कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में आपको दे रखा है माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम कह भी सकते हैं कि भाई इट इज गिवन एज अ रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए, ये गिवन है ना रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए। ठीक है, अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ बी। अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ बी। अब रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए तो हमें दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो हम लिख देते हैं भाई, है नहीं, हमें तो पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि भाई ये भी रिएक्टेंट ही है, -1/2 डेल्टा V बाई डेल्टा टी। ठीक है, हो गया ऐसी।
आगे सी का टर्म लेते नहीं है, लेना पड़ता अगर हमें निकालना होता। अगर हमें निकालना है भाई रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ सी या रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ डी, तो इसे फिर उसके इक्वल कर देते, सबके सब इक्वल रहते हैं क्योंकि, है नहीं, पर हमें निकालना ही नहीं है, तब भी मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी प्लस इक्वल, सॉरी प्लस नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना है बात, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी छोटी छोटी, ठीक है। ये सब इक्वल रहेंगे। अब क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अ बी। तो ये दो टर्म हम ले लेते हैं, ये दो टर्म हम यहाँ से एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक्वायर करके हम कर देंगे कि भाई माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1/2 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। वैल्यू हमें दे रखी है भाई, यहाँ पे पुट कर देंगे 5 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये जनरल हमने पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी भाई यहाँ पे, ठीक है। पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से पूरी तरीके से समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। सब क्लियर, पूरी तरीके से क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो ये बात ध्यान रखना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालने के लिए हमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है भाई, टोटल टर्म क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर गिवन है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, पर हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है तो हमें ये नहीं चाहिए, फिर हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। वहीं पे अगर प्लस साइन होता तो रेट ऑफ एपीयरेंस हो जाता, अगर प्रोडक्ट के टर्म में पूछा होता तो। अगर उसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो उसको फिर जो डिवाइड करके नीचे जो लिखा होता है उसको हम उधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते, जिससे कि हमारा रेट ऑफ एपीयरेंस आए। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा होता तो सिंपल, अगर 1/3 लिखा होता तो 1/3 ही रहने देते हम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम 1/3 रहने देते, ठीक है। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा होगा तो ये फिर टोटल भाई यही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, अगर पूछा होता तो। पर हमें पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यहाँ हो जाएगा 2 × 5 × 10⁻⁴, ठीक है। यहाँ से हो गया माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻³ मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अ बी, ठीक है। क्लियर हो गया पूरी तरीके से। ये अगर भाई आपको लिखना है तो लिख लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। ये पूरी तरीके से आपका क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, पूरी तरीके से सिंपल सॉल्यूशन है। इसी बेसिस पे आपको आगे भी जो रिएक्शंस आएंगे उनके आंसर निकालने हैं। और ये बात ध्यान रखना, अगर आप सारे लेक्चर मेरे करोगे तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही अफोर्डेबल माइंड से, और कह सकते हैं रिलैक्सिंग माइंड से आप पूरी तरीके से पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर, ठीक है, पहले सारे के सारे आप लेक्चर पढ़िए, उसके बाद सारे का सारा चैप्टर आपके माइंड में पूरी तरीके से, कहते हैं ना, माइंड मैपिंग हो जाएगी भाई, पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे चलेंगे भाई, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे और धीरे धीरे पूरा चैप्टर कवर होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अभी से इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो भाई आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखी है, ऐसा ही भाई क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन अब दे रखा है, क्वेश्चन है 1/4 ब्रैकेट में माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये पूरी तरीके से कुछ क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, पूरी तरीके से। अब भाई हमें इक्वेशन, रिएक्शन इक्वेशन पता करनी है। रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी भाई, ये मुझे बता दो। सब बच्चों से पूछ रहा हूँ भाई, सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, 50 सेकंड। मैं तो भाई ये दो सेकंड का आंसर नहीं है वैसे तो, 20 सेकंड ले लो भाई, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं दूंगा भाई मैं, 20 सेकंड से ज़्यादा इसमें बनता ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सोच लो एक बार, जल्दी से हो जाएगा भाई,
1 मिनट में हो जाएगा भाई, 1 मिनट का आंसर है पूरी तरीके से। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है भाई, जितनी भी इक्वेशन होती है उसके स्टोइचोमेट्री को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। और ये जो दे रखा है ये रेट ऑफ रिएक्शन ही दे रखा है सबका, ठीक है, ROR ही दे रखा है, ठीक है, पूरी तरीके से। और जहाँ जहाँ माइनस साइन है वहाँ वहाँ मतलब रिएक्टेंट, और जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन है वहाँ वहाँ प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात है। तो ए तो भाई रिएक्टेंट है, ठीक है, 1/4 से डिवाइड है, ठीक है, तो 4 है, ठीक है। फिर सी भी रिएक्टेंट है प्लस 2C। और क्या रिएक्टेंट है भाई, ढूंढो जल्दी ढूंढो भाई, और तो रिएक्टेंट है ही नहीं। अब प्रोडक्ट हो गए 1/3, प्लस में दे रखा है तो 3B प्लस 5D, ठीक है। कितना सिंपल आंसर था, 2 सेकंड नहीं लगती भाई। ऑप्शन में दे रखा होता झट ऐसे लगा देता। टाइम ही नहीं है भाई सोचने का। सिंपल आपको दे रखा है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, आपको रिएक्शन की इक्वेशन निकाल ली है। आपको पहले ही कहा है भाई, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आप खुद सोचो। इसे 1/4, ठीक है, माइनस अंदर ले रखा है हमने, डेल्टा A बाई डेल्टा टी, डिवाइड करते जाएंगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को, इज इक्वल टू 1/2 माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा टी। अब प्लस में आ जाएगा 1/3 डेल्टा B बाई डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पे ही प्लस में आएगा 1/5 डेल्टा D बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये कुछ निकल गई इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से हमने रेट ऑफ रिएक्शन से इक्वेशन बनाई थी, हमने इक्वेशन से फिर से रेट ऑफ रिएक्शन बना दिया, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर पूछा होगा कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताना है तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को फिर हम नहीं लेंगे। फिर अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा होता ए का, तो ए का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता वो होता माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी, ठीक है। और रेट ऑफ, अगर ऐसे ही पूछा होता कि भाई रेट ऑफ एपरियंस, ये तो हो गया भाई पहला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। वो ये पूछा होता कि भाई बताओ रेट ऑफ एपरियंस ऑफ डी, ठीक है, रेट ऑफ एपरियंस पूछा होता डी का तो होता डेल्टा D बाई डेल्टा टी, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, फिर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम डिवाइड जरूर करते पर उसे फिर हम दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि किसी न किसी का तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ एपरियंस हमें गिवन होता, जब तो निकालते हम इसका, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं एक जनरल इक्वेशन का जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन होंगे, ठीक है। आप रेट ऑफ एपरियंस भी निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट का, आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट का, और रेट ऑफ एपरियंस निकाल सकते हैं प्रोडक्ट का, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल सकते हैं रिएक्टेंट का, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जहाँ भी रिएक्टेंट की बात हो वहाँ माइनस साइन आएगा ही, क्योंकि भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले अगर मान लीजिए C1 था, बाद में C2 हो गया, ठीक है, तो C1 C2 से बड़ा है, क्योंकि बाद में डिक्रीज हो गया टर्म। तो अगर हम करेंगे C2 माइनस C1, ठीक है, तो ये माइनस में ही टर्म आएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट का रेट निकालेंगे, रिएक्टेंट के टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो माइनस टर्म आएगा, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में निकालेंगे तो भाई प्रोडक्ट बढ़ता है, ठीक है। रिएक्शन में रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो डेल्टा जो चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट आएगा वो इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है कि उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ एपरियंस ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ एपरियंस ऑफ अ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं किसी भी जनरल इक्वेशन का, उस इक्वेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन हो या फिर ना हो, ठीक है। आगे हम इस चैप्टर का जो आगे का पोर्शन है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम आपको रेट लो इक्वेशंस बताएंगे, अलग अलग ये क्वेश्चंस करवाएंगे, और ऐसी भी रिएक्शंस करवाएंगे जिसमें कि भाई 3 इक्वेशन दे रखी है, हमें मॉडरेट रिएक्शन का रेट निकालना है, ठीक है। तो वो सब जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं, और सभी के सभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हम कवर करेंगे। जो भी बचा है वो सब हम कवर करेंगे। कल को हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है रेट लो इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यूनिट ऑफ द रिएक्शन, इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये अब हम कल को कवर करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। कल का वीडियो भी आपके पास आएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन भाई दबा दीजिए, जिससे कि जो भी हमारा फ्रेश कंटेंट हो वो आप तक पहुँचे, और पूरी तरीके से भाई हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले कि हम आगे वीडियो बना सकें। और भाई सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, ठीक है। ये चैनल आपके ही बेहतर के लिए बनाया गया है भाई। तो बस इसी के साथ भाई आज के इस एपिसोड से आप कह सकते हैं कि इस पूरे क्लास से, इस पूरे लेक्चर से मैं विदा लेता हूँ भाई, आपका आरवी सिंह। थैंक यू, बाय बाय।